ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णव सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर सामने आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। दरअसल न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका आज आखिरी दिन है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों में एफटीए समेत कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विचार किया जाएगा और इसी के साथ निवेश, व्यापार, उद्योग के बीच सहयोग भी बढ़ेगा। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में भी समझौता हुआ। तो ये बड़ी खबर न्यूजीलैंड दौरे को लेकर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों देशों में एफटीए समेत कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में उनका भव्य स्वागत हुआ और इसी के साथ न्यूजीलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, दोनों देशों में एफटीए समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। तो पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण यानी कि न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक भव्य स्वागत हुआ। न्यूजीलैंड में भव्य स्वागत पर पीएम मोदी ने खुशी व्यक्त की और एक्स पर लिखा, ऑकलैंड पहुंचकर प्रसन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी लिखा है कि लक्सन द्वारा किए गए स्वागत के लिए आभार व्यक्त करती हैं। 4 दशक के बाद हो रही ये यात्रा ऐतिहासिक है। इससे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई दिशा मिलेगी। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। आपको ये भी बता दें कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री 40 साल में पहली बार न्यूजीलैंड के आधिकारिक यात्रा पर है। लिहाजा पीएम मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक है, जिसमें दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। इससे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई दिशा भी मिलेगी। पिछले वर्ष आप होली के समय भारत आए थे। आपकी यात्रा ने हमारे संबंधों में भी नए रंग भर दिए थे, क्योंकि होली के रंग की अपनी एक अहमियत होती है और उसका हमें अनुभव हुआ। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से 2 मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से हम हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देंगे। तो ऑकलैंड पहुंचे पीएम मोदी आज 40,000 भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय ने किया ओरा मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पीएम मोदी भारत के लिए रवाना होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी की 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। 6 जुलाई से शुरू हुई पीएम मोदी की इस यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया था, जहां पर 14 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें 5400 करोड़ का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा, सबंग बंदरगाह का संयुक्त विकास, भारतीय यूपीआई और जन औषधि मॉडल पर जोर देना शामिल था। इसी के साथ प्रम्बानन मंदिर का दौरा और सांस्कृतिक जुड़ाव भी इसमें शामिल रहा। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे, जहां पर ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। ऑस्ट्रेलिया से लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति होगी। और अब ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी की यात्रा का आखिरी पड़ाव
न्यूजीलैंड है। राजीव गांधी के बाद यहां पहुंचने वाले पीएम मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। 40 सालों में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। इस दौरान दोनों देशों में मुक्त व्यापार समझौता, भारतीय सामानों को ड्यूटी फ्री एंट्री पर बात हुई है। पीएम मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। आपको यही बताएं कि पीएम मोदी की 3 देशों की इस यात्रा को चीन के खिलाफ सुरक्षा कवच बताया जा रहा है। देश में सेमीकंडक्टर और ईवी को मजबूती मिलेगी, भारत का महासागर विजन मजबूत होगा और भारतीय निर्यातकों के लिए नए द्वार भी खुलेंगे। इसी के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ेगा। चीन की आक्रामकता का भारत मजबूती से मुकाबला भी कर पाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 6 दिवसीय यात्रा को समाप्त कर स्वदेश के लिए उड़ान भरेंगे और जानकारी के मुताबिक कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन आगे इस यात्रा का बड़ा कूटनीतिक असर देखने को मिल सकता है, खासकर चीन की चालबाजी के खिलाफ। अब भारत मजबूती से मुकाबला करने में जुटा है और इसके लिए दुनिया से भारत के रिश्तों को नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। तो आपको बता दें, पिछले 15 दिनों में पीएम मोदी की 4 देशों का उनका दौरा और 5 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात में जो कुछ हुआ है वो पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से जुड़ा सिर्फ सरकारी लेखा जोखा नहीं है, बल्कि हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक बिछ रहे उस रणनीतिक जाल की कहानी है जिसमें हर समझौता, हर साझेदारी और हर मुलाकात के पीछे एक बड़ा संदेश है। संदेश चीन को घेरने और दुनिया में भारत की बढ़ती साख का है। तो 27 जून को पीएम मोदी हिंद महासागर में अफ्रीका और भारत के बीच बसे छोटे से आइलैंड देश सेशल्स पहुंचे थे। 2 दिनों का उनका ये वहां पर दौरा था और इसके बाद 1 जुलाई को पीएम मोदी ने दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। फिर 6 जुलाई को प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए, जहां भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री सुरक्षा, यूरेनियम सप्लाई और रक्षा सहयोग तक ऐसे कई समझौते किए जिन्हें अगर अलग अलग घटनाओं से समझा जाए जो तस्वीर अधूरी लगेगी। लेकिन अगर इन सारे समझौतों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें भारत अपने रणनीतिक साझेदारों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करता दिखाई दे रहा है जो इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को अगर एक नक्शे पर उतारा जाए तो एक साफ पैटर्न दिखाई देता है। हिंद महासागर के बीचों बीच सेशल्स, मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर इंडोनेशिया, हिंद प्रशांत के दक्षिणी हिस्से में ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र का अहम देश न्यूजीलैंड। चारों देशों की अपनी अलग अलग अहमियत है, लेकिन इन सब को जोड़ता है एक साझा लक्ष्य और वो है चुपचाप चीन की बढ़ती समुद्री ताकत और उसके प्रभाव क्षेत्र के चारों ओर एक रणनीतिक घेरा तैयार करना। अब क्योंकि सेशल्स में मिला सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं था, इंडोनेशिया में हुई ब्रह्मोस और समुद्री सुरक्षा की बात सिर्फ रक्षा सौदा नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम, रेयर अर्थ और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर सिर्फ आर्थिक समझौते नहीं थे। इन सब के साथ एक धागा जुड़ रहा है जिसे चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब माना जा सकता है। जब चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की, तब दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नौसैनिक गतिविधियों को तेज कर दिया गया। लेकिन अब भारत भी अपनी रणनीति बदल चुका है। लुक ईस्ट से शिफ्ट होकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुका है। अब जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं दिया जा रहा, अब जवाब समुद्र में भी दिया जा रहा है, बंदरगाहों से, मिसाइलों से, मिनरल से और रणनीतिक साझेदारियों से। तो क्या हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक भारत ने चीन के खिलाफ एक नया जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह रच दिया है? क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब सिर्फ लुक ईस्ट नहीं बल्कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को जवाब दे रही है? ब्रह्मोस, रेयर अर्थ और यूरेनियम, क्या ये सिर्फ समझौते हैं या चीन के खिलाफ रणनीतिक हथियार हैं? क्या दुनिया भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन तय करने वाली ताकत के तौर पर देखने लगी है? क्या बीजिंग भी मोदी के इन विदेश यात्राओं को अपने लिए एक बड़े रणनीतिक संकेत के रूप में देख रहा होगा? ये तमाम सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समंदर की लड़ाई हमेशा युद्धपोत से नहीं जीती जाती। कई बार बंदरगाह, समुद्री रास्ते, ऊर्जा की सप्लाई, खरीद संसाधन और रणनीतिक साझेदारियां किसी भी मिसाइल से ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं। और ये चाइना के जो भारत को घेरने की रणनीति का एक जवाब है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो एक घेराबंदी रहती है, उसके जवाब में भारत एक बड़े पैमाने पर चाइना के ऊपर लगाम लगाने के लिए
इंडो पैसिफिक रीजन के लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है। और ये स्पष्ट है कि चाइना जैसे विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी और आधिपत्यवादी राष्ट्र के ऊपर अगर लगाम लगाना है तो भारत को अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा। तो अब एक एक करके देखते हैं ये सारे सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं। इन देशों के साथ भारत ने क्या समझौता किया है? इस रणनीति की शुरुआत इंडोनेशिया से नहीं बल्कि सेशल्स से होती है। पहली नजर में यह हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन समुद्री सुरक्षा की दुनिया में इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। पूर्वी अफ्रीका के समुद्री मार्ग, हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां और चीन की लगातार बढ़ती मौजूदगी, इन सब पर नजर रखने के लिहाज से सेशल्स भारत के लिए अहम साझेदार बन चुका है। भारत पहले भी यहां पर तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी, गश्ती जहाज और क्षमता निर्माण में सहयोग करता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा सिर्फ सम्मान प्राप्ति करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये संदेश भी था कि हिंद महासागर में भारत अपनी रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत कर रहा है। सेशल्स यात्रा के कुछ दिनों बाद ही जापान के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे थे। पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। आपको बता दें, ऐसे समय में भारत और जापान का लगातार मजबूत होता रणनीतिक सहयोग इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की साझा सोच को और मजबूत करता है। यानी हिंद महासागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक भारत अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ लगातार तालमेल बढ़ा रहा है। और इस रणनीति का अहम पड़ाव बना इंडोनेशिया। जी हां, दुनिया के सबसे अहम समुद्री ट्रेड रूट में मौजूद मलक्का स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। ये इंडोनेशिया के साथ पीएम मोदी ने कई अहम समझौते भी किए हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल की खरीद, संबांग पोर्ट का विकास, क्रिटिकल मिनरल्स, स्टील, निकेल प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, यूपीआई पेमेंट सिस्टम, ईवीएम निर्माण में मदद, आईआईएम बेंगलुरु का कैंपस खोलने जैसे समझौते इसमें शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा रक्षा समझौता रहा ब्रह्मोस मिसाइल पर बनी सहमति। जी हां, भारत पहले फिलीपींस और वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस समझौते कर चुका है। अब इंडोनेशिया भी इस लिस्ट में शुमार है। आगे बढ़ते हैं और इस दौर के सबसे रणनीतिक समझौते की बात करते हैं, जो मिसाइल पावर से भी ज्यादा असरदार माना जा रहा है, और वो है इंडोनेशिया का संबाग पोर्ट। भारत और इंडोनेशिया इस गहरे पानी के बंदरगाह का संयुक्त विकास करेंगे। ये गहरे पानी के बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है और मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है। इतना ही नहीं, संबाग पोर्ट भारत के अंडमान निकोबार के दक्षिणी पॉइंट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल दुनिया के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। भारत का पूर्वी एशिया के साथ व्यापार भी काफी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर है, और चीन का भी। तो मलक्का स्ट्रेट से दुनिया का करीब 25% व्यापार होता है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भी ज्यादा। चीन के लिए मलक्का उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। चीन के कुल समुद्री व्यापार का करीब 60% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। चीन अपने कुल कच्चे तेल के आयात का करीब 80% हिस्सा इसी संकरे मार्ग से मंगाता है। संबाग पोर्ट सभी तरह के युद्धपोत और पनडुब्बियों के संचालन में सक्षम है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।